हेलो, नमस्कार सर मैं शिप्रा पेशे से पत्रकार हूँ। सर आज के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा टीवी पर डिबेट देखते हैं जिसमें बेरोज़गारी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो इस बेरोज़गारी के बारे में मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। नमस्कार शिप्रा जी, जो आपका सवाल है टीवी डिबेट्स के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चलती रहती है आजकल। देखिए, हकीकत में बेरोज़गारी है ही नहीं। इसको लोगों ने वोट बैंक का एक जरिया बना दिया है और वर्तमान सरकार को किस तरह से नीचा दिखा सकते हैं, किस तरह से बदनाम कर सकते हैं बेरोज़गारी के नाम पे, उसका एक जरिया है। आप मानसिकता को समझ के देखिए। और इन बुद्धिजीवियों को मेरा नमन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस भारत में आबादी 140 करोड़ हो गई है, उस भारत में पहले जनसंख्या जो है वो 100 करोड़ के पार भी नहीं थी। और जब जनसंख्या 100 करोड़ के पार नहीं थी, उस रेशो को आज अगर आप लेके चलेंगे तो आज जब आपकी पॉपुलेशन 140 करोड़ की हो चुकी है तो बेरोजगारी की दर को उसी हिसाब से काउंट कीजिए। दूसरा, इसमें एक चीज़ और है कि जो 140 करोड़ की जो पूरी पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी तो बेरोजगार नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो उनको आप बेरोजगार नहीं कह सकते, वो तो विद्यार्थी हैं। कुछ लोग 60 वर्ष की अवस्था से ऊपर जा चुके हैं तो उनको भी आप बेरोजगार काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में बेरोजगारी का रेशो निकालने वालों को मेरा कोटि कोटि नमन। देखिए, संसाधन कम होंगे जब आपकी जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या जब बढ़ेगी तो संसाधन कम होंगे, लागत ज़्यादा होगी, तो उसी हिसाब से महंगाई दर भी बढ़ेगी। काफ़ी सारे लोग कहते हैं आज महंगाई दर बढ़ गई है, आज ये महंगा हो गया, आज वो महंगा हो गया। अरे भाई, शेयर मार्केट को तुम समझते जानते अगर पढ़ते हो तो शेयर मार्केट का क्या फंडा है? शेयर मार्केट का फंडा है खपत ज़्यादा तो शेयर की रेट ज़्यादा, खपत कम तो शेयर की रेट कम। यानी कि शेयर को अगर कोई ज़्यादा खरीदेगा तो उस शेयर की रेट ज़्यादा जाती है, और जिस शेयर को कोई कम खरीदता है तो उसकी शेयर की रेट नीचे चली जाएगी। तो निश्चित सी वही तो बात यहाँ पे है, खपत ज़्यादा है तो भाई, अब लोग कहते हैं पहले 400 रुपये में सिलेंडर आता था, 200 रुपये में सिलेंडर आता था। तो भाई साहब, उस समय पे आपकी आमदनी भी तो देखो ना। उस टाइम पे आपकी आमदनी क्या हुआ करती थी? 5 से 10 हज़ार रुपये आप लेते थे। आजकल लोग 4-4, 5-5, 12-12 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि आज के दिन जो है वो महंगाई ज़्यादा है। आपकी उसके हिसाब से अगर सैलरी बढ़ती तो आज उस सैलरी तक आप कहाँ पहुँचती? आप उसका कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पाते हैं? आप 10%, 12%, 15% जो इंडस्ट्रियल लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी सैलरी बढ़ रही होती तो क्या आप इस सैलरी तक आज पहुंचते? लेकिन ये भी काम सरकारों ने किया। एक मिनिमम मजदूरी, एक मिनिमम भत्ता सरकारें तय करती हैं। तो सरकारों को कोसने से पहले और लोगों की बातों को सुनने से पहले अपने दिमाग का, अपने स्वविवेक का परिचय दीजिए। देखिए, दिमाग होता सबके पास है, लेकिन होता क्या है ना कि कुछ बुद्धिजीवी आपके दिमाग को हिप्नोटाइज कर देते हैं। टीवी के ऊपर आके, मोबाइल के ऊपर आके आपको कुछ संदेश भेज के, और आप उस हिप्नोटिज्म के शिकार हो जाते हैं। और उस हिप्नोटिज्म में आप ये भी भूल जाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है। बाकी सबका अपना अपना बुद्धि है, अपना अपना विवेक है। कौन कैसे विवेक और कैसी बुद्धि का परिचय देता है वो तो आप देख ही रही हैं। डिबेट्स में आजकल जैसे जिस तरह से हो हल्ला होता है, जिस तरह से आप देखते हैं, एक्चुअल में हम आम जनता ने ही इसको ऐसा बना दिया है। पहले
10 से 20 मिनट का समाचार आता था, तो उसमें हकीकत में समाचार होते थे। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो समाचारों में क्या होता है, वो वहाँ फलाना शादी कर रहा है, उसकी मेहंदी की रस्म लाइव दिखा रहा है न्यूज़ चैनल। भाई क्या इम्पोर्टेंट है उसके अंदर में? क्यों जानना चाहिए आम जनता को? क्या आम घरों में शादियां नहीं होती? उनको तो आप लाइव नहीं दिखाते। किसी की गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया नेता का, तो वो खबर उसको वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे गाड़ी का टायर फटा, यहाँ पे ये लगा, वहाँ पे वो लगा। पूरी दुनिया में, हमारे भारत के अंदर में प्रतिदिन असंख्य एक्सीडेंट होते हैं, आप उनको कवर तक नहीं कर पाते इतनी मीडिया होने के बावजूद। तो क्या सिर्फ नेता लोग ही जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो आप जनता को महत्व ना देके उन जनता के चुने हुए कुछ नेताओं को महत्व देंगे? सरकारों को भी चाहिए कि इनके लिए सब कुछ गाइडलाइंस बनाएं कि आप इस तरह तक की न्यूज़ दिखाएं। काफ़ी टाइम पे ऐसा भी होता है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, वो भी मीडिया पे बहुत ज़्यादा टीवी न्यूज़ पे दिखा देते हैं, ये इस तरह से सुरक्षा घेरा है, ये फलाना है। तो आप क्या चाहते हैं? आप सबको सब कुछ आसानी से क्यों परोस देते हैं? ये भी मीडिया के ऊपर थोड़ा सा बाउंडेशन होना चाहिए। ये थोड़ा मैं हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन आज आपने जो सवाल पूछा बेरोज़गारी के बारे में, सच में वो मेरा मानना है कि बेरोज़गारी भारत में तो नहीं है। अगर भारत में बेरोज़गारी है तो उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि क्या हकीकत में बेरोज़गारी है या नहीं है। सही कहा आपने एकदम सर। आप एक कंसल्टेंसी चलाते हैं जो काफी समय से है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हकीकत में बेरोजगारी है या लोगों ने इसके बारे में सिर्फ एक अवधारणा बना रखी है? आपका जो सवाल है कि हकीकत में बेरोजगारी है या नहीं है, जैसा आपने बताया भी है और मैं फिर भी दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि 2016 से मैं कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। अब तक शायद 11,000 से ज़्यादा लोगों को हमने प्लेसमेंट सर्विसेज दी हैं विदाउट एनी चार्जेस। उनसे 1 रुपया भी हमने आज तक लिया नहीं है और अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ में उनको प्लेस कराया है। हमारे सामने समस्या आती है जब हम कोई भी जॉब पोस्ट करते हैं, तो जॉब पोस्ट करने के बाद हमारे आधे युवा जो पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां ले लेके पढ़े हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि वो किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाथ में मोबाइल है, जॉब का ऑप्शन साथ में दिखाई दे रहा है, उनको ना अपनी क्वालिफिकेशन से मतलब, ना वो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये भी नहीं पढ़ना, बस वो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि वो सीरियस नहीं है जॉब के बारे में, वो सिर्फ एक मज़े ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, क्योंकि पापा की सैलरी आ रही है, पापा के होटल में बैठ के खा रहे हैं, तो टेंशन नहीं है। दूसरा, उसके बाद जो बचते हैं वो 25% बचते हैं ऐसे वाले जो सोचते हैं कि हाँ इस जॉब में हूँ, अगली जॉब में चेंज करके देख लेता हूँ, शायद मेरे 2,000-5,000 रुपये बढ़ जाएंगे। तो उन वाले के लिए भी वो लोग सोचते हैं, समझते भी हैं कि वो किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह की इंडस्ट्री है, क्या का वहाँ पे उनको जाना चाहिए। वो सोचते हैं, पढ़ते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं। यानी कि अभी तक हमारे जो काम का डेटा जो मैंने आपको बताया वो 25% आया, 25% का और बताऊंगा अभी आपको। तो उस 25% डेटा में जो ये लोग आए जो सिर्फ जॉब चेंज करना चाहते हैं टू ग्रो आवर कैरियर,
उस कैरियर को ग्रो करने के चक्कर में जिन्होंने अप्लाई किया है, वो उन लोगों को जब हम इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे तो उनके तर्क रहेंगे, हमें आज जॉब से छुट्टी नहीं मिली, हमें पहले से पता नहीं था, नहीं अभी तो मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में जॉब है, उनके हाथ में जॉब है, इसलिए वो जॉब चेंज करने। अब इंटरव्यू दिए बगैर तो इंटरव्यू आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, आप में इतनी क्वालिफिकेशन तो होगी नहीं कि कोई भी कंपनी आपको बिना इंटरव्यू दिए आप बोले भाई आप तो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, चलो आपका सिलेक्शन हो गया, इतना हम आपको हाइक दे देंगे, वैसा तो है नहीं। अच्छा, दूसरा, जब से ये कोरोना आके गया है तब से हमारे जो युवाओं की मानसिकता है वो अपाहिज हो गई है। माफ़ी चाहता हूँ इस शब्द के लिए, लेकिन आज का युवा है वो मानसिक अपाहिज हो गया है। वर्क फ्रॉम होम ढूंढता है, इंटरव्यू में फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढता है कि मेरा टेलीफोनिक हो जाए, वीडियो कॉलिंग हो जाए। उसमें तर्क इतने अच्छे अच्छे होते हैं लोगों के कि नहीं सर, काफ़ी सारी कंपनीज करती हैं, मतलब वो इंटरव्यू के लिए ही नहीं जाना चाहते। तो उससे उनका कंसर्न पता चलता है कि वो किस तरह से इंडस्ट्री में क्या काम करेंगे जाके। तो ये 25% भी हमारे लिए बेकार है। अब बात करते हैं हम और बच गए जो 25% जो बहुत सीरियस होते हैं, डैम सीरियस होते हैं, उन 25% की, यानी कि 75% लोगों को रोजगार हमने देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उसको मजाक में या सीरियसली मजाक में उड़ा दिया, या सीरियस नहीं लिया, या सिर्फ अपना लक आजमाने के लिए उन्होंने एक क्लिक कर दिया। सेकंड वन इज द थर्ड वन इज जो ये 25% है, ये लोग एक कहते हैं ना डेडिकेटेडली जॉब सर्च कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इंटरव्यू फेस करना। यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके कारण काफ़ी सारे लोग, जब उनको बता दिया जाता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट आजकल चल रहा है, इंटरव्यू के अंदर में आपका डायरेक्ट एमडी राउंड होगा, अगर बाई चांस किसी को आपने बोल दिया डायरेक्ट एमडी राउंड है, तो उसी में कईयों की हवा टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे स्कूलों में ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती, हमारे कॉलेजेस में ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती कि कोई बच्चा स्टेज पे खड़ा होके डिबेट बोल सके, 5 लोगों को फेस कर सके। वो सिर्फ एजुकेशन लेके आ जाता है, वो भी रटाफिकेशन वाली क्वालिटी के साथ में। अब उसमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा 5 लोगों के सामने बोलने का? तो इस कंडीशन में 10 से 15% कैंडिडेट्स अपने आप को रिमूव कर लेते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ युवाओं का रहता है कि मेरी तो मम्मी बीमार हो गई, मेरे पापा बीमार हो गए, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उस समय ये बेरोजगारी वाला सवाल याद आता है, क्या हकीकत में उसी दिन सब कुछ होना था? जब हम रोजगार देने के लिए कंसल्टेंट्स कंपनियां बैठी हुई हैं, आप रोजगार लेना ही नहीं चाहते, तो क्या सरकारें आपको पकड़ पकड़ के जैसे पहले फौज में ले जाती थी, आप वैसा चाहते हैं कि आज भी आपको पकड़ पकड़ के कंपनी वाले घर पे आए कि नहीं आपको एक बंदा तो हमें देना ही पड़ेगा? ऐसा भी हो रहा है। स्कूल में एडमिशन के लिए टीचर्स को भेज दिया जाता है कि एक बच्चा तो पकड़ के लाना ही लाना है किसी भी घर में से एडमिशन्स के लिए। किस लिए? वो इसलिए नहीं कि उसको एजुकेटेड करना है, इसलिए कि हमारा स्ट्रेंथ बढ़े तो हम आपको सैलरी दे पाएंगे। तो पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो रखा है, हमारी सोच करप्ट हो रखी है। हम लोग कभी सवाल नहीं पूछते अपने बच्चों से कि क्या तेरे पास कोई जॉब ओपनिंग आई? जॉब ओपनिंग आई तो क्या तुझे कंपनी ने बुलाया? क्या तुम कंपनी के लिए गए? इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए? क्या माँ बाप कभी बच्चे को इंटरव्यू पे जाने से पहले उसके बारे में उससे बातचीत भी करते हैं कि कंपनी कैसी है?
देखिए, हर घर में बुजुर्ग है, हर घर में ऐसे लोग हैं, ऐसे माता पिता हैं जो जॉब में हैं, वो जानते हैं कंपनियों के बारे में, वो सर्च कर सकते हैं कैसी कंपनी है, कैसी इंडस्ट्री है। तो उसके बारे में अगर हम चर्चा करें अपने बच्चों से, उनको अवेयर करें। काफ़ी सारी कंसल्टेंट्स हैं जो आज के दिन रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा ऐंठ लेते हैं, बच्चों को मूर्ख बना देते हैं और उनको जो है वो पैसा लूट लाट के उनको वापस घर भगा देते हैं। तो ऐसा भी होना चाहिए कि किसी को जॉब के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम उनका पैसा लेने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा। अरे जो जॉब ढूंढने आया है उसी से आप पैसा ले लोगे। पैसा लेने का वो नहीं भी लेते होंगे कुछ लोग, तो बच्चे क्या करते हैं, घर वालों को बोल देते हैं कि मम्मी कंसल्टेंट को पैसा देना है, और उस पैसे की मौज मस्ती कर लेते हैं, कंसल्टेंट को बदनाम कर देते हैं। तो ये सब तथ्य हैं जो नहीं बताते कि सच में बेरोजगारी है। बेरोजगारी है पर वो हमारे दिमाग तक ही सीमित है, हकीकत में बेरोजगारी नहीं है। अगर कोई इंसान कुछ करना चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण अगर आपको देखने हैं तो आप कभी दिल्ली घूमिए। एक 60 से 70 साल का बुजुर्ग दंपत्ति चाय और पराठा बना के अपना लालन पालन कर रहा है, अपना घर चला रहा है, अपना बढ़िया खर्चा चला रहा है। कहीं पे आप देखेंगे एक बुजुर्ग व्यक्ति मैनुअल रिक्शा चला रहा है, साइकिल रिक्शा जो कहते हैं। तो बेरोजगारी दिमाग में है, हकीकत में बेरोजगारी नहीं है। अरे जब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो आपको आइडियाज़ होने चाहिए। आप एजुकेशन ले रहे हैं, किस लिए एजुकेशन ले रहे हैं? जब आप अपनी एजुकेशन को, जब आप अपनी शिक्षा को किसी एक्सपीरियंस में नहीं बदल सकते, किसी बिजनेस में नहीं बदल सकते, किसी सोच में नहीं बदल सकते, तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। जहाँ तक मेरा पर्सनल जो है वो मैंने आपको पूरा बताया किस तरह से हम लोग फेस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सच में बेरोजगारी है। धन्यवाद सर। और मुझे लगता है कि बेरोजगारी के बजाय आज के दिन लोगों में काम करने की भावना कम है। धन्यवाद सर अगेन।